हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आज ये आपकी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है जो हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं UPSSC के लेखपाल एग्ज़ाम के लिए और भी अदर एग्ज़ाम वीडियो के लिए और लोअर PCS वगैरह के लिए। तो उसका ये पार्ट सेकंड है। ये हमारे यूथ कंपटीशन की बुक है जो 84-233 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली, वो वाला आपका बुक से है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कुछ सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल की पंचायती प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों पर गैर प्रतिनिधित्व। ठीक है, कमजोर कानूनी ढांचा था और मतलब प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता था अपने इंडियंस वगैरह को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो ये था कोलकाता, ऑप्शन सी। 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। किंतु अगर ये पूछ दे कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो 1854 में बम्बई में कावासाजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है, डलहौजी किस नीति पे चलता था? हड़प नीति पे चलता था। ठीक है, हड़प नीति पे चलता था डलहौजी। और क्या करता था किसी को राज्य में बोलता था कि आपके राज्य में प्रशासन सही से नहीं चल रहा है और उसको अपने राज्य में मिला लेता था। तो लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वो था हड़प नीति थी। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप लगाकर कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय साम्राज्य में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन में को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप से तो भारतीय हो किंतु चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हो, उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो वो है आपका रेलवे। सारे ऑप्शन माने जाते हैं लेकिन रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की पहली रेलवे चली थी। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या था? अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, मतलब गांव के, इसमें क्या था, 3 लेवल होता था, एक जमींदार और किसान और अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया कि हम इस गांव से इतना ही, गांव से नहीं, सबका जो मतलब वो कर था वो फिक्स कर दिया और वो जमींदारों पे छोड़ दिया कि आप मुझे हर साल इतना दोगे। तो जमींदार क्या करते थे कि खुद के फायदे के लिए ज़्यादा वसूली कर देते, इसमें किसान ज़्यादा पिसता था। और दूसरा, अनाज अच्छी हुई तब तो कर देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहीं पे सूखा पड़ जाता था तब भी उनको उतना ही चुकाना पड़ता था, कोई राहत नहीं होती थी। तो इसलिए जो ये अस्थाई बंदोबस्त था वो किसानों के लिए बहुत घातक था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त अपना इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट कंपनी और बंगाल में जमींदारों के बीच वसूलने में संबंधित एक एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा एक भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। तो एक ही भाग किया गया था। ठीक है, तो
इसलिए जमींदार ज़्यादा वसूलते थे ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो। इसमें कौन सी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति जिसने स्टार्ट किया भाई, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था? सहायक संधि में वो क्या करता था कि बोलता था राजा को कि आपके यहाँ पे मेरी सेना रहेगी, वही आपका देख रेख करेगी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 1856 तक डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल। पता है हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति में क्या करता था वो कि जिसके भी कोई वंश नहीं होता था तो उसको मिला लेता था, अपने अंग्रेजों के शासन में मिला लेता था। यदि आप किसी को गोद भी लियो, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था लड़का, उसको नहीं माना। वो बोला कि नहीं, गोद लिया हुआ वारिस नहीं माना जाएगा, आपका अपना वारिस होगा, नहीं तो उस राज्य को अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। कब आया था? 1909 में आया था। 1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव एवं वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के लिए, देखो यहाँ से फूट डालो के राज शुरू किया गया था पार्लियामेंट एक्ट 1909 में, पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़े। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 1773 में। 1773 में पहला उच्च न्यायालय बना कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट ने इंग्लैंड 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने इंग्लैंड के सम्राट को कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जो अंग्रेजी कानूनों के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसके कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जेम्स लेमिस्टर और हाइट इसके अन्य न्यायाधीश थे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 18 सितंबर में मुंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है। 34 किलोमीटर की। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली जनगणना तो हुई थी 1872 में। ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जब वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, मतलब लगभग 10 साल बाद। 8 1 9 9 साल बाद। तो लॉर्ड रिपन के बाद 1881, हर 10 साल बाद। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। तो 1881 से हर 10 साल बाद जनगणना स्टार्ट होगी। तो लेकिन पहला जब पूछा जाएगा तो 1872 बताना। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश कालीन भारत का एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। उन्हें 1866 में, मतलब 1866 में, अगर इसको याद करने का तरीका दौड़ो तो 1865 में तो कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। भारत के संदर्भ में 1864 में हुआ था। 1865 में तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 1866 में इन्होंने ये काम किया। भारत कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में क्या किया? इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वो 1892 से लेकर 1895 तक यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। पता है, ये एक ही पुरुष थे जो इंडिया के संसद में भी रहे और वहाँ के भी संसद में रहे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मैसूर था पहला
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक तो हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा राज था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था। मतलब वो कहता था आप बस राजा रहोगे, ठीक है, सारा काम मैं देखूंगा। 303 निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी थी, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। देखो अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट तो बता ही दिया। महालवाड़ी क्या था? महाल में तो गांव होता है, तो गांव पे फिक्स कर दिए थे, कर फिक्स कर दिए गए थे। ये यूपी हरियाणा दिल्ली वाले क्षेत्रों में महालवाड़ी था। रैयत रैयतवाड़ी क्या था? किसानों पे फिक्स कर दिए थे कि आपको इतना कर देना। ये साउथ में था रैयतवाड़ी। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, उस भूमि को किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, ठीक है। दीवानी प्राप्त कर, मतलब दीवानी मतलब वो अपने तरीके से सरकार चलाएंगे, अपने तरीके से नियम बनाएंगे। यद्यपि 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व पद्धतियां स्टार्ट की। जमींदारी पद्धति 1793 में, रैयतवाड़ी पद्धति 1792 में एवं महालवाड़ी 1822 में। दस्तक का कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम से नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। शारदा शारदा लड़की का नाम है, तो इसलिए शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी 1929 में। इसे बाद में लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों को उम्र 21 कर दिया गया और 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पे इन्हें शारदा अधिनियम कहा गया, ठीक है। डॉक्टर हरविलास शारदा थे, अजमेर के निवासी थे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो बॉम्बे, अब मुंबई। 1764 में भारत में पहला डाकघर मुंबई में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, अक्टूबर 1854 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 भी कहा जाता है, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। बताओ कितनी घटिया सिस्टम थी हमारे भारत में कि उसको अंग्रेज से ही करवा रहे थे। कुछ काम तो बढ़िया करके गए। सती प्रथा, बताओ क्या मतलब, यहाँ के जो पुराने ब्राह्मण वर्ग लोग थे, क्या सिस्टम बनाया था सती प्रथा। अरे जिसको मर गया उसका पति, तो क्या वो भी मर जाएगी साथ में, उसको जीने का अधिकार खत्म। ये सारी चीज़ें तो मैं अच्छा किया उन लोगों ने। हाँ, बहुत बहुत नहीं, मतलब मोस्टली खराब किया, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छा करके गए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है। अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बाद गवर्नर जनरल खत्म हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल वाला काम खत्म हो गया था, वायसराय आ गया था। ये पहला लास्ट गवर्नर जनरल था भारत का,
कैनिंग धूर्त आदमी था, तो धूर्त आदमी सब हर जगह रह सकते हैं। देखो उसके नाम में धूर्तता छिपी है, तो यही आदमी हर जगह रह सकता है। या तो टॉपर बन सकता है, या नीचे मतलब प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये नीतीश कुमार है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिल पे मत लेना लो भाई, मैं ऐसे याद कराने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब उसकी सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। 1891 में भी प्रयास किया गया था, बीएम मालाबारी। सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के बाल विवाह को 12 वर्ष नहीं था, मतलब इससे भी कम करते रहे होंगे लोग, तब तो 12 वर्ष किया गया था। 8 वर्ष 7 वर्ष में कर देते थे क्या यार तुम, क्या लोग थे यार। 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने घोषित किया कन्या हत्या को अवैध। मतलब ये सारे काम तो बहुत ही बेकार थे। सामाजिक परिवर्तन उन लोगों ने तो कुछ लाया। 1795 और 1804 में बंगाल विनियन अधिनियमों में कन्या हत्या को अवैध किया गया। 1795 और 1804 में बंगाल विनियम अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। हंटर आयोग में ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, हंटर हंटर किस पे चलेगा, छोटे पे चलाओगे तो बड़ा अपने आप अच्छा निकल जाए। तो हंटर आयोग 1882 में सरकार ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश की शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयास और उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तो हंटर आयोग किसके विकास से था? तो मेनली प्राथमिक शिक्षा। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटिश शासक को जाता है, न कि भारतीय शासक, मुगल शासक, डच शासक। नहीं, इनका तो क्या ही बताया जाए। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856, ठीक है, भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को, मतलब करते तो अपने फायदे के लिए थे, लेकिन कुछ सामाजिक काम तो अच्छा करके गए और कुछ काम और भी अच्छा करके गए, रेलवे वगैरह। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महालवाड़ी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में हुई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में लागू की गई थी, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। गांव या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। मैकेंजी 1819 में प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में इसे लागू किया गया। अब नेक्स्ट पार्ट, किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन, ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले जो कि प्रयागराज के पास में जिला पड़ता है, जहाँ से बहुत ही जाने माने विधायक हैं कुंडा के, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। तो वहाँ पे ये पहला किसान मार्च आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनका घर भी उसी के आसपास है। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान, विनोबा भावे। भूदान और ग्रामदान, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था।
यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1991 में आरंभ किया यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे 1928 में। ठीक है, सन 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था, बारदौली। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उसके बाद से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के किसान आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। वे मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने जमींदार के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रह के सभाएं आयोजित करने लग गए। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयासों से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया था। 1857 की बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब थे कानपुर से। ठीक है, तो ए का ए हो जाएगा। और खान बहादुर खान कहाँ से थे? खान बहादुर खान थे फैजाबाद से। तो डी का थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट था। ठीक है, हाँ, खान बहादुर खान बरेली से थे। और कारू भगत थे आपके रानीपुर से, स्वतंत्रता सेनानी कारू भगत। मौलवी अहमदुल्ला शाह, लीडिंग फ्रॉम फैजाबाद, अहमदुल्ला शाह। ठीक है, खान बहादुर खान, जिसके में दो खान रहेगा वो बर जाएगा बरेली में जाके। याद कर लो भैया, कंफ्यूज रहोगे। मौलवी अहमदुल्ला, अहम जिसके में घमंड आ गया वो कहाँ से रहेगा? फैज से रहेगा, एकदम ठान से रहेगा। ठीक है, जैसे भी याद कर लो भाई, थोड़ा बहुत याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप याद कर लो। नाना साहब कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए। कालू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी रहे। खान बहादुर खान बरेली से सरकार बनाई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी सिपाहियों के द्वारा। मंगल पांडे नामक सिपाही ने शुरू किया था। इतिहास की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से, लेकिन धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए सही है भैया। इसके बाद सारे जनरल ऑनर खत्म। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा, लेकिन इसकी दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहा। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लग गया। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी।
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया था, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत शासन सीधे क्राउन के हाथ में चला गया। कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से किए थे। कानपुर में 1857 में विद्रोह नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत लियाकत लिख दें तो पढ़े लिखे लोग प्रयागराज में तो लियाकत याद कर लेना। बरेली में खान बहादुर बर्ग, जहाँ दो दो खान है ना, वहाँ क्या हुआ, दो खान कैसे बने हुए, कोई जला होगा वहाँ पे, बरा होगा। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। और दिल्ली में अरे दिल कम वक्त जनरल बख्त खान, ऐसे याद कर लो। जब मंगल पांडे विद्रोह हो गए, वे 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक सिपाही थे। 34वीं मूल जो किस स्थान पर स्थित थे? मेरठ में, बैरकपुर, सॉरी। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इसके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। 1857। रानी अविंताबाई लोधी, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रानी अविंताबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ा की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन का अधिकार ले लिया था। तो रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ा की और नेतृत्व किया। वे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी को मुक्ति आंदोलन का सूत्रधार थी। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, ये गलत बात है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ऑप्शन ए और सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। तो 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारत स्वतंत्रता संग्राम सिपाही संग्राम के नाम से जाना जाता है, कि 10 मई 1857 में मेरठ में हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 12 मई को 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ व्यापक रूप में फैला था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो 10 मई को 1857, 10 मई शुरुआत हुई। 10 बस 1857 कब शुरू हुई? 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई, बस। ठीक है, 10 बस 10 मतलब उस दिन तक बर्दाश्त ही नहीं हुई 10। अब लोगों ने बोला बस आज से शुरुआत करते हैं लड़ाई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपनी सार्जेंट पर हमला कर हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट पर भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त करा दिल्ली की ओर चले गए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की?
अवध की बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह बैरकपुर में शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ की बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, जबकि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। बताओ कितने दुष्ट थे ये सब। सिंधिया आज भी है, होलकर, ये झंडा गड़वाते हैं सब। जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के, कश्मीर के महाराजा, ये सिर्फ अपना भला बहुत पहले से देख रहे हैं सब। बड़े लोग सिर्फ अपना भला देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी? एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड, एनफील्ड। 1857 में अंग्रेजों की पुरानी बंदूक ब्राउन बैन के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसमें राइफल में भरने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रमुख कारण बना। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी। तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? शिवपुरी से। तात्या टोपे ब्रिटिश सरकार को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी थी, ठीक है। का मूल नाम आत्माराम। ये तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे, शिवपुरी में इनको फांसी हुई थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1857 में। नेक्स्ट है आपका सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। कितने मिनट का हो गया? आज वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।